हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 सिविक्स का, सोशल साइंस का। यह है क्लास 9 का चैप्टर है। इसमें होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। एंड जैसे बच्चे कहते हैं हमें हिस्ट्री और सिविक्स के नोट्स एकदम लॉन्ग चाहिए क्योंकि शॉर्ट नोट्स में नहीं हो पाता है, तो इसमें होंगे लॉन्ग नोट्स। और ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग नोट्स होंगे, हाँ, बट पूरा चैप्टर कवर होगा। एंड एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर समझ रखा ना, आप भूल रहे हो तो आप वो देख सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हो, तो ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सबसे पहले वाई इलेक्शंस, इलेक्शंस हम क्यों करवाते हैं, क्या है। असेंबली इलेक्शंस इन द हरियाणा, इसकी केस स्टडी। वाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इज इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। अब जैसे ये क्वेश्चंस हमने इधर क्यों डाले, क्योंकि अगर आप ये अपने नोट्स में डालोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका पेपर में आंसर घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इन्हीं सब के आंसर्स हम देखेंगे। वाई इज अवर सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस, मतलब ये इलेक्शन का सिस्टम चाहिए क्यों, क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, एंड एक वोटर की लिस्ट होती है। पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स, इलेक्शन कैंपिंग्स, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, ये सब हमने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि सिस्टम ऑफ इलेक्शंस में होता क्या है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जो इलेक्शंस करवाती हैं। कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, कुछ सीट्स रिजर्व्ड हो जाना, मतलब एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए, ठीक है, उनके एमपीज़ के लिए, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, एक कम्युनिटी है आदिवासी, एससी एसटी, जिनके लिए हमको स्टैंड लेना है। देन वोटर्स की लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें जितने भी वोटर्स वोट करते हैं एंड उन वोट किया होता है उन लोगों की लिस्ट। एंड पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स, फिर पोलिंग वोट्स की काउंटिंग होना। देन इलेक्शन कैंपिंग्स होते हैं जहाँ पे रैलीज वगैरह निकाली जाती हैं। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, जो लोग खड़े होते हैं जिनको वोट देना, जो जो पार्टीज नॉमिनेट की जाती हैं कि हाँ, ये पार्टीज के कैंडिडेट ये खड़े हुए हैं इलेक्शंस में। वाई व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन द इंडिया डेमोक्रेटिक, ऐसी क्या चीज़ है इंडिया में इलेक्शंस को जो कि डेमोक्रेटिक बनाती है। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एक पूरा का पूरा कमीशन जो इलेक्शन करवाता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी पे डिपेंड होगा तो उसका जो दबाव आएगा वो क्या पता इलेक्शन को अनफेयर बना दे। ठीक है, कुछ चीटिंग हो। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एंड पार्टिसिपेशन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें होती है रिक्वायर्ड वोटिंग, एंड वोटिंग तभी होगी जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, और जो भी इलेक्शन का नतीजा निकले उसको एक्सेप्ट करना। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जितने भी चैलेंजेस हैं जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में हेल्पफुल होते हैं उन सबको फुलफिल करना। अगर ये सब चीज़ें होती है तो हमारे इलेक्शंस जो इंडिया के हैं वो डेमोक्रेटिक कहलाए जाएंगे। और हमें इलेक्शंस चाहिए क्यों, नीड, यही सब क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जिसको आपको याद रखना है। People require a mechanism by which they can choose their representative is known as an election. इलेक्शन की डेफिनेशन में ही ये नीड छुपा हुआ इलेक्शन का, कि हमें ये एक तरीका होता है, ये एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, ठीक है, जो हमारे बिहाफ पे आगे डिसीजन लेगा। इसी को इलेक्शंस कहते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक द लॉज फॉर देम, और इसलिए हमारी नीड है इलेक्शंस की कि आगे जिसको हम चूज करें वो हमें पता रहे कि हाँ, यही हमारे लिए आगे लॉज बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक द मेजर डिसीजन, हम लोग चूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट आएगी और वो क्या मेजर डिसीजंस लेगी। दे कैन चूज अ पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, वो ऐसी पार्टीज को चुन सकते हैं जिनकी पॉलिसीज, जो भी वो पॉलिसीज लाएंगे, जो भी उनके डिसीजंस होंगे, वो लॉ मेकिंग में वो गवर्नमेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे एंड वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, लेकिन अभी हम इसके जो 5 मार्क्स वाला आंसर आता है उसमें क्या करना है एंड समझना भी है कि डिटेल में कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता क्या है। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, हर किसी को अपना हक होना चाहिए अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, एंड उसी बिहाफ पे हम ये सोच समझ के वोट डालते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स, और जो पार्टीज और कैंडिडेट्स हैं दे शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और एकदम इलेक्शन कमीशन एकदम फ्री होना चाहिए कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाने के लिए और वोटर्स को रियल चॉइस देने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो गया एंड वो बाकी को अलाउ नहीं कर रहा है, बोला कि नहीं सिर्फ हम खड़े होंगे और सब हमको ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। वोटर्स को एक रियल चॉइस मिलनी चाहिए, रियल चेहरे मिलने चाहिए, लोगों को उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, और इलेक्शंस हर साल, मतलब कुछ साल बाद होने चाहिए, जो हर कंट्री में वेरी करता है, ठीक है, एंड मोस्टली कॉमन ये 5 साल होता है कि 5 साल बाद इलेक्शंस होने चाहिए। कैंडिडेट्स प्रेफर, जो कंट्री के इलेक्शंस होते हैं, और हर किसी चीज़ पे इलेक्शन किए जाते हैं, वैसी बात है एमपी इलेक्ट करने के लिए
आपका प्रधान और वो सब चीज़ें वो सब कुछ कुछ सालों में इलेक्ट करवाते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि अनफेयर ना हो, चीटिंग ना हो लोगों के साथ। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और जिसको लोगों ने चुना है, जिस पार्टी को जो लोगों ने चुना है, उसी का कैंडिडेट जो है आगे चल के लोगों के आगे मेजर डिसीजंस उसको लेने चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर मैनर वेयर द पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, एंड इलेक्शंस एकदम फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, ठीक है। साफ, जिसको वोट किया, जिसको ज़्यादा वोट आए भाई वही जो है गवर्नमेंट आएगी उसी की, ठीक है, जिसको लोग चाहते हैं। इज़ इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना, मतलब एक से ज़्यादा पार्टी का खड़ा होना, ये अच्छी बात है। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मेनी डिमेरिट्स, और इस चीज़ के मतलब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के इलेक्शंस में इतनी सारी पार्टियों का खड़ा होना, उसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, ठीक है। इट क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड द पार्टी पॉलिटिक्स, ये एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी लाता है, मतलब यूनिटी नहीं होता है, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स वगैरह बहुत खेली जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ पे पार्टीज कर लीजिएगा, लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर ऑफ यूजिंग द डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। अब बहुत सारी पार्टीज इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाते हैं, फूट पड़ता है, लड़ने लगती है पार्टीज एक दूसरे से, उसकी वजह से लोग लड़ने लगते हैं, जो उनके पार्टीज के समर्थन होते हैं वो लड़ने लगते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो पार्टी फिर पीछे रह जाती है वो डर्टी ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करके, पैसा वगैरह इस्तेमाल करके इलेक्शन जीती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, और जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ है वो नहीं आ सकती एक्शंस में। वाई डू वी हैव इलेक्शंस, तो हमें इलेक्शंस चाहिए क्यों? इलेक्शन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स। जो इलेक्शंस है ये एक इंसेंटिव्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को एक इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं, एक एंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि हाँ भाई इलेक्शन से एक फ्री एंड फेयर मैनर, और जनता यहाँ पे सबकी बॉस है, फोर्स लीडर्स एंड द पार्टीज टू सर्व पीपल, और जो मतलब फोर्स लीडर और पार्टीज हैं लोगों को सर्व करने के लिए ही लाया जाए। व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस, हमारा क्या सिस्टम है इलेक्शन का? इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। लोकसभा और विधानसभा ये वाले जो इलेक्शंस होते हैं ये हर 5 साल बाद होते हैं। जनरल इलेक्शन वर्सेस बाई इलेक्शन, और ये दो इलेक्शंस के बारे में यहाँ पे बताया गया, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन, और कंट्री को डिवाइड किया जाता है अलग अलग एरियाज में इलेक्शंस के चलते। These are called the electoral constituency, और इनको क्या कहते हैं? electoral constituencies। Every voter who lives in an area votes for the one representative, और हर वोटर जो उस एरिया में रह रहा होता है वो किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करता है। जैसे लोकसभा के लिए कंट्री जो होती है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होती है, यानी एमपीज जो हम कहते हैं, ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होती है। और विधानसभा इलेक्शन के लिए हर स्टेट जो है वो डिवाइड होता है इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, और जो ये सेम चीज़ है ये पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए भी ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ईच विलेज और द टाउन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स दैट आर लाइक द कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे क्या है, हर जैसे पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं तो हर एक विलेज को क्या किया जाएगा, डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, और टाउन्स भी डिफरेंट म्यूनिसिपल इलेक्शंस में डिफरेंट वार्ड्स में। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। जैसे लोकसभा में 84 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए सीट्स रिजर्व करके रख दी गई हैं कि हाँ भाई ये इन्हीं के लिए, और कोई लोग नहीं ले सकते जो डिफरेंट कास्ट के हैं, ठीक है। रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। In many states, seats in the rural panchayat and the urban municipalities and the corporation local bodies are reserved for the other backward। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटीज के लिए जो है सीट्स रिजर्व की गई है। जो रूरल आपके पंचायत इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने भी सीट्स रिजर्व कर रखी है जो बाकी बैकवर्ड क्लासेज हैं, एससी और एसटी, उनके लिए। 1/3 of the seats are reserved in the rural and the urban local bodies for the women। और जो women कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 1/3 सीट रिजर्व करके रखी गई है। अब हम बात करते हैं वोटर्स लिस्ट की। द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज अ वोटर लिस्ट। जितने भी लोग जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, यानी 18 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो वोट करने के लिए जो है एलिजिबल रहते हैं, उनको कहते हैं इलेक्टोरल रोल। और उनकी जो मतलब उन सब के नाम, जैसे ये इस तरीके की लिस्ट आप देख सकते हो, इसको कहते हैं वोटर्स लिस्ट।
As new person attaining voting age, names are added to the voter list and names of those who move out of the place or those who were died are deleted. अब जैसे जैसे एक नया पर्सन जो वोटिंग की एज अटेन कर लेता है, 18 साल का हो जाता है, वो वोट करने कर सकता है वोट, तो उसका नाम वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाता है एंड उन लोगों का नाम हटता जाता है जो जिनकी डेथ हो गई है, वैसे ज़्यादा डेथ हो गई तो वोट नहीं कर सकते, तो उन लोग का नाम हटा दिया जाता है. नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन. नॉमिनेशन यानी जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में. तो इलेक्शंस करवाता कौन है? नो रिस्ट्रिक्शंस, एनीवन हु इज़ अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन. और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप कैंडिडेट नहीं बन सकते, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, ऐसा नहीं है. कोई भी वोटर जो वोट कर रहा है वो अगले साल इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन इज 25 ईयर्स. और मिनिमम एज के आप इलेक्शन में खड़े हो सको वो 25 ईयर्स है. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स. और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है बड़ी बड़ी, वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है कि हाँ ये हमारी तरफ से ये कैंडिडेट है जो खड़ा हो रहा है इस बार इलेक्शंस के लिए. पार्टी टिकट्स. द कैंडिडेट हैज़ टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव द सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. और वो जो कैंडिडेट है जो कि जिसको नॉमिनेट किया जाता है, जिसको उस पार्टी में लाया जा रहा है उस पार्टी की तरफ से, उसके पास पार्टी की टिकट होनी चाहिए. ठीक है, कि उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है ना. जैसे आप किसी भी शो में भी जाओ तब भी वहाँ पे आपको एज अ नॉमिनी फॉर्म भरना होता है, वैसे पार्टी के लिए भी है. और वहाँ पे आपको कुछ मनी देना होता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. ओके. लीगल डिक्लेरेशन फॉर बाय द कैंडिडेट. जो लीगल डिक्लेरेशंस वगैरह होती है, लीगल प्रोसीजर होता है, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की, डिटेल ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड इज हर और हर फैमिली. ठीक है, या मेल या फिर फीमेल जो भी खड़ा हो रहा है, ठीक है, एज अ कैंडिडेट, उसकी डिटेल मतलब उसका फैमिली का क्या फ़ायदा क्या नुकसान, वो सब चीज़ें उसको फिल करनी होती है. कोई क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट पेंडिंग तो नहीं है, वो सब उसको उसमें फिल करना होता है. द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैज़ टू बी मार्क्ड पब्लिक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड. जो इन्फॉर्मेशन है वो सब मतलब पब्लिक में उसको देनी होती है. ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है. अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना वोटर्स की कि वो अपना डिसीजन किस बेसिस पे तय करें. वो सब इन्फॉर्मेशन उनको करना कि हम आपके लिए ये चीज़ करेंगे ताकि आप हमें वोट करो, वो सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. Election campaigns means the promotion or the propaganda of the policies, offers and the promises that the candidates make to voters to fulfill if they are elected. अच्छा, एक इलेक्शन कैंपेन मतलब प्रमोशन करना अपनी पार्टी का, जो आपने अपनी पॉलिसीज़ तय की है, जो आप ऑफर, जो आप प्रोमिसेस लोगों को दे रहे हो, वो लोगों तक पहुंचनी भी तो चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ एक पेपर में लिख दिया. लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है इलेक्शन कैंपेन्स किए जाते हैं. ठीक है, कि आप हमें इसलिए इलेक्ट करो. पॉपुलर स्लोगन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं इलेक्शंस में. समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू रेगुलेट द इलेक्शन कैंपेन. और बहुत बार ज़रूरी होता है कि उसी इलेक्शन कैंपेन को बार बार चलाना ताकि लोगों को ध्यान में रहे. नो पार्टी और द कैंडिडेट कैन. अब कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट चाहे कैसा भी हो, ठीक है, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी, ये सब चीज़ें नहीं कर सकता. ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स. वोटर्स को ब्राइब करना या थ्रेटन करना, धमकी देना. अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन. कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर उनको अपील करना. ठीक है, रिलीजन का यूज़ करना, कास्ट का यूज़ करना. यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन. और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कर सकते आप. स्पेंड मोर देन 25 lakhs इन द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द लोकसभा. और आप 25 लाख से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकसभा में इलेक्शंस में स्पेंड नहीं कर सकते. और 10 lakhs इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन. और 10 लाख से ज़्यादा जो है असेंबली इलेक्शन में आप स्पेंड नहीं कर सकते. अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की. इट इज़ अ सेट ऑफ द रूल्स विच पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द इलेक्शंस. ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है इलेक्शंस के टाइम पे. कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट्स जो है इन द प्लेस ऑफ वर्शिप और जो वर्शिप वाली जगह है उसके नाम पे इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं चला सकता. नो कैंडिडेट कैन यूज़ अ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर द इलेक्शन. ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल, किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट को असाइन है व्हीकल, उससे कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन में नहीं उतर सकते या इलेक्शन कैंपिंग नहीं कर सकते. वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, और एक बार इलेक्शन अनाउंस होगा तो मिनिस्टर शॉल नॉट ले द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक फैसिलिटीज़. और एक बार इलेक्शन अनाउंस्ड होगा तो जो भी गवर्नमेंट है तो वो मिनिस्टर क्या नहीं कर सकता कि वो कोई भी बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं कर सकता इलेक्शंस के टाइम पे. क्योंकि क्या होता है, इस टाइम गवर्नमेंट चेंज हो सकती है तो कंट्री पे उसका इफेक्ट आ सकता है. ठीक है, कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर सकता. ओके. पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ द वोट्स.
द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट। ये एक फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे ये सब नॉमिनेशन होने के बाद, ये सब फॉर्म फिलिंग और इलेक्शन कैंपिंग्स होने के बाद अब लोगों का वोट डालने का टाइम आता है, ठीक है। पोल देयर वोट्स, गोज टू द पोलिंग बूथ पे जाते हैं। द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हिम और हर, पुट द मार्क ऑन द वोटर्स फिंगर एंड अलाउ हिम और हर टू कास्ट हिज और वोट। तो इलेक्शन में क्या होता है, जो उसकी आइडेंटिटी देखी जाती है कि हाँ भाई आप वोट करने के लिए एलिजिबल हो, ये आपकी आइडेंटिटी है, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन इलेक्शन में वोट कर रहे हो, ठीक है। और उसके हाथ में एक मार्क करा जाता है एंड फिर उसको अलाउ किया जाता है वोट करने के लिए। अब देखते हैं बैलेट पेपर, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये क्या होती हैं? अब एक बार पोलिंग ओवर हो गई, ठीक है, तो जो जितने भी ईवीएम्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, उनको सील कर दिया जाता है, उनको एक सिक्योर प्लेस पे लाके अब जो है वोट्स काउंट करने शुरू होते हैं। तो कुछ दिनों बाद एक फिक्स डेट होती है जहाँ पे जितने भी ईवीएम है फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर द काउंटेड। और उन सबको ओपन किया जाता है और जितने भी वोट सिक्योर कर दिए, मतलब जनता ने वोट कर दिए ना, ठीक है, किसी को भी नहीं पता क्या वोट किया, कितना जनता ने, अब उनको काउंटिंग करना उनकी शुरू होती है एक फिक्स डेट से। व्हाट मेक्स अ इलेक्शन इन द इंडिया डेमोक्रेटिक? लेकिन इंडिया में इलेक्शंस को क्या चीज़ डेमोक्रेटिक बनाती है? सबसे पहले यही चीज़ कि एक अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में। फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन द सच स्केल सो एज टू डिफेक्ट द वेरी पर्पस ऑफ द इलेक्शन। पर हाँ, ये सब चीज़ें हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस आज भी हो रही हैं, लेकिन इतनी स्केल पे नहीं है, ठीक है, कि इलेक्शन का एकदम महत्व ही खत्म कर दें। देयर आर द मेनी फैक्टर्स विच, यहाँ पे विच कर लीजिएगा, डब्ल्यू, विच इंश्योर दैट द इलेक्शन हेल्ड इन द इंडिया आर द डेमोक्रेटिक। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में जो कि दिखाते हैं कि इलेक्शंस हाँ डेमोक्रेटिक हैं, जैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोगों का विश्वास ही कि हाँ ठीक है इलेक्शन का कुछ तो सेंस है, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, और जो इलेक्शन आउटकम निकलता है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं कर लेते, उनको भी कहीं ना कहीं उस डिसीजन में कुछ फ़ायदा है, कुछ पॉजिटिव आउटकम दिखता है, जो मेजोरिटी ऑफ लोग उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत बार नहीं भी करते हैं तो उसको चेंज किया जाता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब इन हमारे कंट्री में इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय ना इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें इसके लिए कमीशन बनाई गई है सेपरेट, जो कि इस इंडिपेंडेंट को करवाती है, ठीक है। एंड ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। पावर्स इंजॉयड बाय द इलेक्शन कमीशन आर, इलेक्शन कमीशन क्या क्या पावर होल्ड करती है? It takes decision on every aspect of the conduct and control of the elections from the announcement of the elections to the declaration of the result. वो सारे डिसीजन, ठीक है, मतलब इलेक्शन शुरू होने से पहले इलेक्शन का बीच का जो प्रोसेस है और रिजल्ट इलेक्शंस का निकलना, वहाँ तक की जो जर्नी है उसमें कोई भी डिसीजन लेना, ये सारी पावर उसके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ द कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स। और इस कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जो इसको फॉलो नहीं करता उसको पनिश करना, ठीक है, अगर उसको कोई वायलेट करे तो उसका भी हक है इलेक्शन कमीशन को। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो डब्ल्यू कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इलेक्शन पीरियड के टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन होते हैं गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकती है कि हाँ ये गाइडलाइन फॉलो करनी है इलेक्शन कमीशन के टाइम पे, ये हमने बनाई है, ये ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो कि इलेक्शन की ड्यूटी पे होते हैं उस टाइम पे, वो किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं? इलेक्शन कमीशन के, गवर्नमेंट के अंडर के में काम नहीं कर रहे होते हैं। If election officials come to the opinion that polling was not fair in the some booths or even an entire constituency, they order a repoll। और इलेक्शन ऑफिशियल्स ये फाइंड आउट कर लेते हैं किसी तरीके से कि वो पोलिंग जो वोटिंग की गई है वो फेयर नहीं थी, ठीक है, या किसी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फेयर नहीं थी, ठीक है, तो रीपोल का ऑर्डर पास करा जा सकता है कि फिर से पोलिंग होगी, फिर से वोटिंग होगी। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। इंक्रीज इन द वोटर्स टर्नआउट, वोटर्स का वही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना वोटिंग में। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एलिजिबल हो गए लेकिन वोटिंग नहीं करते, तो ये चीज़ इसका टर्नआउट होना, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो एलिजिबल हो गए हैं एंड अपना वोट एक्चुअली सच में देते हैं। इंडिया में जो पुअर हैं, इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, वोट इन द लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके कंपैरिजन में देखा जाए जो पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो ज़्यादा वोट देते हैं, ठीक है। कॉमन पीपल इन द इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इलेक्शंस। और जो कॉमन लोग हैं इंडिया में, उनके लिए इलेक्शन ही सब कुछ है, उनके लिए यही सब कुछ है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारे लिए क्या क्या करती है,
ठीक है, क्योंकि वो उतने सक्षम नहीं होते कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके, ठीक है, तो इसलिए उनके लिए वोट मैटर्स। द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। 1 out of every 7 voter is a member of the political party। अब क्या होता है, जो वोटर्स का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इलेक्शन में, उनकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो बढ़ता जा रहा है कि हाँ उसने ये काम किया, उस पार्टी ने ये काम किया, तो हम इसलिए उसको वोट कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक 7 वोटर में से एक ऐसा निकलता ही है कि जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी का बेसिकली मेंबर होता है, ओके। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, अब जो इलेक्शन का आउटकम निकला उसको एक्सेप्ट करना। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन द इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। अब ऐसा बहुत बार होता है कि जो पार्टी रूल कर रही है वो इलेक्शन हार जाए, ठीक है, नेशनल लेवल पे भी हार सकती है, स्टेट लेवल पे भी हार सकती है, लेकिन लोगों को उसको एक्सेप्ट करना होगा, उस पार्टी को उसको एक्सेप्ट करना होगा, ऑपोजिशन को उसको एक्सेप्ट करना होगा, सबको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो भी रिजल्ट निकला। In the US, an incumbent or the sitting elected representative rarely lose an election, but in India, about half of the sitting MPs or MLAs lose election। US में क्या होता है कि जो वैसी बात है, जिसको इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है, वो पर्सन ऐसा बहुत रेयर है कि वो पर्सन इलेक्शन हार जाए, उसको फुल कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो आधे से ज़्यादा MPs या MLAs बैठे हैं वो इलेक्शन हार सकते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। इनकम्बेंट का मतलब वही कि जो इलेक्टेड है, जो कि अभी पावर में है, जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको बना दिया गया है। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बाइंग वोट्स एंड दोज विद अ नोन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हो, मनी लगाया हो, वोट्स खरीदे हों, ठीक है, या उनका कुछ क्रिमिनल कनेक्शन हो, वो उनका चांसेस होता है कि वो इलेक्शंस हार जाते हैं। एक्सेप्ट सम डिस्प्यूटेड इलेक्शन, द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टी एज द पीपल्स वर्डिक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केस हर बार होते हैं, यहाँ पे भी है कि कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि ये सब करती हैं, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शंस जीत जाती हैं एंड लोगों के हिसाब से, और वो रूल कर रही हैं। चैलेंजेस टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में, कितनी मेहनत लगती है। Candidates on the party with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy the big and unfair advantage over the smaller parties and independents। जो कैंडिडेट्स और जो पार्टीज जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो कि अपनी विक्ट्री के बारे में, जो अपनी जीत के बारे में श्योर है, ठीक है, ये इनके पास एक और एडवांटेज आ जाता है कि छोटी छोटी पार्टीज जो होती है इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इन पार्टीज पर डिपेंड होना शुरू हो जाती हैं। इन सब पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर द टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टीज। और बहुत हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है, वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जो है ये इलेक्टोरल रेट्स में टिकट्स ज़बरदस्ती सिक्योर करवाते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टी से कि नहीं हमारा टिकट इधर होना ही चाहिए, बट उनका क्रिमिनल कनेक्शन रह चुका है। सम फैमिलीज टेंड टू, और उसी के चलते वो ये सब चीज़ें करते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट करती हैं। उनका ताई चाचा भतीजा सब हैं उस पार्टी में, उन टिकट्स मिल रखे हैं, रिलेटिव्स से लेकर के पूरी की पूरी फैमिली को टिकट्स मिल रखे हैं। Very often elections offer little choices to the ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in the policies and practices। और कभी कभी ये होता है कि इलेक्शन जो है वो बहुत छोटी सी चॉइसेस देता है, ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनके जो प्रोमिसेस हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो करने का तरीका है, जो उनके प्रोमिसेस फुलफिल करने का, वो सेम है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसको वोट देना है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर द ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। इसलिए जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जो इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं, वो इस वजह से चलते बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस करती हैं, उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगर वो सेम चीज़ कर रही हैं जैसे बड़ी पार्टी जो कर रहा है, लेकिन लोग वोट किसको देंगे, बड़ी पार्टीज़ को देंगे, ठीक है, तो ये एक एडवांटेज उनको मिलता है कि उनको भरोसा रहता है बड़ी पार्टीज़ में, ठीक है, रेदर देन छोटी पार्टीज़ जो होती हैं, जो अभी अभी बनी होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इलेक्शंस आपके इंडिया में कैसे कंडक्ट होते हैं, क्या नीड होता है, एंड इसमें जो हर एक हेडिंग है यहाँ पे वो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, और जो बुक में इतना सारा बताया उसकी वजह आप ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।